हेलो एवरीवन, सी ए हरविंदर सिंह दिस साइड। होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो हम अपनी एल डी आई रिविज़न सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जिसमें हमारा जो आज रिवीजन जिस चैप्टर का करेंगे क्वेश्चंस का वो है हमारा एडवांस रूलिंग। तो सबसे पहले हम एडवांस रूलिंग को समझ लेते हैं। एडवांस रूलिंग चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले एडवांस रूलिंग का मतलब होता है कि एसएससी को कोई डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ उसने जो ट्रांजैक्शन कर रखा है या ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, तो टैक्स लायबिलिटी रिगार्डिंग तो वो एक जजमेंट ले लेता है गवर्नमेंट से पहले कि हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा। तो इन फ्यूचर उसको कोई बाद में कोई ऐसी लायबिलिटी ना बने जिससे वो उसको परेशानी हो, तो वो गवर्नमेंट से पहले इन्हें एडवांस लिखवा के ले लेता है इन रिटन कि हमें बता दो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो एडवांस रूलिंग के रिगार्डिंग इस चैप्टर में और भी चीज़ें हैं कि वो कब अप्लाई कर सकता है, कौन कौन जा सकता है, अगर वो एडवांस रूलिंग से परेशान है तो क्या क्या उसकी रिमेडी है उसको अवेलेबल है। तो ये सारी इस चैप्टर में सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ रेमेडी अवेलेबल टू एन एप्लीकेंट हु इज़ एग्रीड बाय द रूलिंग ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, also state the time limit within which he should exercise his remedy। अब देखो, अगर कोई ना एग्रीड है जो रूलिंग आई है एसएससी के लिए, तो वो क्या क्या कर सकता है। तो इसमें एक प्रोविज़न होता है कि अगर कोई एसएससी एग्रीड बाय द रूलिंग है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है। कितने दिन में जा सकता है, वो जाता है 60 दिन में जा सकता है फ्रॉम डेट ऑफ, मतलब जब से रूलिंग आई उसके 60 दिन में जा सकता है। और अगर वो कोई सफिशेंट कॉज है और वो 60 दिन में नहीं गया और उसके पास कोई सफिशेंट कॉज है ना जाने का, तो उसको 30 डेज़ का एक्सटेंशन और मिलता है एडवांस रूलिंग अप्लाई करने का। तो इसको फिर आंसर में देख लेते हैं, वही सारी चीज़ होगी। एन एप्लीकेंट हु इज़ एग्रीड बाय प्रोनाउंस बाय द बोर्ड ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग में अपील टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। सच रूलिंग और ऑर्डर फॉर द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, he has to within 60 days from the date of communication of the ruling in prescribed form and manner। ठीक है, 60 दिन में उसको जाना पड़ेगा। फिर इसमें वो चीज़ भी बताई है कि अगर नहीं जा पाता है और उसके पास सफिशेंट कॉज है, हाउएवर वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाई, ठीक है, एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन दिस behalf that the applicant was prevented by the sufficient cause from presenting the appeal within 60 days। 60 दिन में नहीं जा पाया कोई सफिशेंट कॉज के कारण, इट में ग्रांट फर्दर 30 डेज फॉर द फाइलिंग द अपील, उसको 60 दिन और दिए जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एडवांस रूलिंग इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप ए डिटर्मिनेशन बाय द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ओनली इन रिलेशन टू ए ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाई नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट। Examine the correctness of the statement with reference to the provisions of Income Tax Act 1961। क्वेश्चन कह रहा है कि केवल नॉन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए, बट ऐसा नहीं है। एक नॉन रेजिडेंट भी जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, एक रेजिडेंट भी जा सकता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, अगर उस नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कराने के लिए। ठीक है, किसके लिए, एक ट्रांजेक्शन या तो कर चुका है या करने जा रहा है विद नॉन रेजिडेंट। तो एक रेजिडेंट जा सकता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, और कौन जा सकता है, एक रेजिडेंट भी जा सकता है अगर कोई ट्रांजैक्शन या तो कर चुका है या करने जा रहा है। ठीक है, और उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 100 करोड़ की है। तो इसमें दो केस आते हैं। तो सबसे पहले आंसर को देख लेते हैं। आंसर में क्या है, स्टेटमेंट कर इनकरेक्ट है। ठीक है, एज पर सेक्शन 249N एडवांस रूलिंग नॉट ओनली इंक्लूड डिटर्मिनेशन बाई ए बार in relation to transaction which has been undertaken is proposed to be undertaken by non-resident applicant, but also include करता है in relation to tax liability of non-resident arising out of transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken by resident applicant with such non-resident determination shall include determination by law or question law or fact specified इन द एप्लीकेशन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक रेजिडेंट भी जा सकता है। दूसरा क्या है, वो रेजिडेंट खुद के लिए जा सकता है इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ रेजिडेंट एप्लीकेंट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैज़ बीन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन सच एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस खुद के लिए भी जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन लेता है, क्यू एन नॉन रेजिडेंट मेड एप्लीकेशन टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ऑन 3/4/2023 in relation to transaction proposed to be undertaken by him।
ठीक है। ऑन 1/5/2023 he decided to withdraw the said application. Can he withdraw the application on 1/5/2023? उसने एक एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया 3/4/2023 को। अब उसका मूड चेंज हो गया 1/5/2023 को, तो अब वो कह रहा है कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखो इसमें ना 30 डेज़ की टाइम लिमिट होती है विड्रॉ करने की, तो 30 डेज़ हम लेंगे 3/4 से, ठीक है। 3/4 से लेंगे 30 डेज़, तो इसकी 30 डेज़ करेंगे तो इसकी आएगी 2/5/2023, ठीक है। इधर तक वो ले सकता है, इस डेट तक वो ले सकता है। तो एक अब इसने डिसाइड कब किया 1/5/2023, तो विद इन टाइम है 30 डेज़ है, तो इसलिए वो विड्रॉ कर सकता है एप्लीकेशन को, ठीक है। आंसर पढ़ लेते हैं, आंसर क्या है। सेक्शन 245Q3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 provide that an applicant who has sought for advance ruling may withdraw the application within 30 days from the date of application. Since 30 days period from the date of application by Q to the board for advance ruling has not lapsed, he can withdraw the application, ठीक है। वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया क्योंकि 30 डेज का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन प्रॉपर रीजन्स देयर ऑफ, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी गई, उनको देखना है सही है गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता है। मिस्टर रिक्की ए रेजिडेंट इंडिविजुअल is agreed by an order passed by the board for advance ruling on 1/10/2023. Since the decision of the board is binding on the applicant, he has no other option but to accept the ruling for the board. नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने एक क्वेश्चन और किया है कि अगर कोई एग्रीड है, ठीक है, एडवांस रूलिंग से, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। कब विद इन 60 डेज में हाई कोर्ट जा सकता है और उसको 30 डेज़ का एडिशनल टाइम और मिलता है अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज हैं एप्लीकेशन फाइल ना करने के, ठीक है। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत दिया है, तो अब आंसर पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ही मे अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट सच ऑर्डर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैसर्स Aristiti Limited, Indian public sector company, want to seek advance ruling from board for advance ruling, ठीक है, in respect of matter relating to computation of its total income involving question of law relating to such computation, ठीक है। However, the matter is already pending before income tax appellate tribunal as an date of application for advance ruling, ठीक है। जब उसने अप्लाई किया तो उसके कुछ केस पेंडिंग थे, ठीक है, इनकम टैक्स के पास। इट कैन नॉट सीक द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग टिल मैटर इज पेंडिंग बिफोर, नहीं, वो जा सकता है जब स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एसएससी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो अगर उस एसएससी को जाना है तो इवन उसके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है आईटीएटी में, फिर भी वो रूलिंग के लिए जा सकता है। उस पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं जा सकता है, उसको एक थोड़ी अलग से ना एक्स्ट्रा वो दिया गया है कि वो जा सकता है, फिर अगर उसके केस भी चल रहे हैं ना फिर भी जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट ये गलत है। इसका आंसर पढ़ लेते हैं। द रेजिडेंट फॉलिंग विद इन एनी क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन एज नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन सीक एडवांस रूलिंग इवन इफ क्वेश्चन इज रेज पेंडिंग बिफोर द अपील ट्रिब्यूनल, ठीक है, वो जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर हो गए एलडीआर से, एडवांस रूलिंग के। तो शायद आपके सारे इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने रिवाइज भी कर लिए कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए। तो अब इसी तरह हम आगे भी वीडियो लेते आएंगे, सारे एलडीआर के जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन भी करेंगे एलडीआर से। तो बनी रहिए इस रिवीजन सीरीज में, इसमें हम सारे क्वेश्चन एलडीआर के कवर करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।